जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का पहला वीडियो हम बना चुके हैं जो लुईस 16वां के बारे में मैं आपको कहानी की तरह बताए थे, और आज भी नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम कहानी की तरह बताएंगे, है ना। आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको समझ में आएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इससे पहले कुछ हम जान लेते हैं लुईस 16वां के बारे में। देखिए बच्चे, हम पिछला वीडियो में हम बताए थे किसके बारे में, तो लुईस 16वां के बारे में। यानी कि लुईस 16वां जो है यह एक ऐसा बेहुदा था जो क्या किया, अपने जनता के हित के बारे में नहीं सोचता था और अपनी भलाई के बारे में सोचता था, जिससे क्या हो गया, इसको एक गिलोटिन जो होता है, गिलोटिन पर चढ़ा कर इसको फांसी दे दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, लुईस सलामा का यहाँ पर कहानी क्या होता है, तो ख़त्म हो जाता है। मगर इसी में एक जो है वह काम करता था, उसका नाम क्या था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था बच्चे, याद रखिएगा, तो नेपोलियन बोनापार्ट। यह नेपोलियन बोनापार्ट जो था यह लुईस सोलामा के यहाँ किसके रूप में काम करता था, तो सेनापति के रूप में काम करता था। कौन, तो लुईस सॉरी नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है लुईस सोलामा के यहाँ जब वो राजा थे तो वह सेनापति के रूप में काम करते थे। और यहाँ पर ये जो सेनापति जो था ये ऐसा वैसा सेनापति नहीं था, इनको हर चीज़ में, है ना, ये अच्छी तरीके से भाषण भी कर लेते, भाषा भी कर लेते थे। ठीक है, ये अच्छी तरीके से, है ना, लोगों को अपने तरफ आकर्षित भी कर लेते थे। कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने सोचा कि जब लुईस सोलामा जब मर गया तो वहाँ पर तो कोई सत्ता को संभालने वाला है नहीं, तो इन्होंने सोचा क्यों नहीं हम क्या करें, पॉलिटिकल में एंट्री को मारते हैं ना। ये इसने क्या किया, पॉलिटिकल में एंट्री मारने का ये सोच लिया, और हम भी क्या करेंगे, इसने पॉलिटिकल में जाते हैं और वहाँ से क्या करेंगे, हम भी मतलब यहाँ गद्दी पर हमको बैठना है। उसके मन में ये ठान लिया, वो अपने मन में ठान लिया बच्चे नेपोलियन बोनापार्ट कि हमको इस गद्दी पर क्या करना है, बैठना है। और उन्होंने क्या किया, यहाँ गद्दी पर बैठ गया और उन्होंने क्या किया, इस पॉलिटिकल में प्रवेश किया और प्रवेश करके उस गद्दी के लिए वो अपना कानून चलाना शुरू कर दिया। आप देखते हैं ध्यान से बच्चे, अब नेपोलियन बोनापार्ट ने कैसे क्या किया और किस तरीके से गद्दी को हासिल किया, अब इसकी कहानी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ, इसका बचपन का नाम क्या है। ठीक है, इन्होंने फ्रांस की क्रांति में कैसे सेनापति के रूप में रहा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पहले हम क्या करते हैं बच्चे, देख लेते हैं, तब इसके कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चे, बहुत ही मज़ेदार। बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत बेकार चीज़ होती है, नहीं, अगर कहानी की तरह समझा जाए ना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही शानदार होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चे, ये नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है वह 15 अगस्त 1700 है ना 79 में हुआ था बच्चे, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ध्यान दीजिए बच्चे, नेपोलियन बोनापार्ट, जो नेपोलियन बोनापार्ट है बच्चे, इनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 में हुआ था। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, आप लोग याद करने का ट्रिक याद कर लीजिएगा कि मेरा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त। कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त, यानी कि 15 अगस्त रहेगा तो ध्यान दे दीजिएगा कि कब किसका है, तो याद रखिएगा नेपोलियन का जन्म है। ठीक है, और कब, तो याद रखिएगा 1700, है ना, 1769 में। कब हुआ था, 1769 में हुआ था। अब देखिए ध्यान से बच्चे, इसका बचपन का नाम क्या है, तो लोग बचपन में कैसे, कोई करियर आता है तो क्या करते हैं, करियकवा कहता है ना, कोई गोर आता है उसको गोरका कहते हैं। यानी कि बचपन का नाम जो होता है अजीब सा होता है, लोग उसको जिस पैटर्न का उसको शक्ल रहता है वैसे लोग उसको कुराना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार के, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम क्या था बच्चे, तो याद रखिएगा, नेपोलियन दी बोनापार्ट। क्या था बच्चे, नेपोलियन दी बोनापार्ट था। आगे देखिए ध्यान से, फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। ये जो जब फ्रांस की क्रांति जो हो रहा था जिसमें लुईस 16वां थे, है ना, राजा बन करके, उसमें यह सेनापति के रूप में क्या कर रहे थे बच्चे, काम कर रहे थे। किसके रूप में, तो याद रखिएगा, तो सेनापति के रूप में। और ये इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता है। यानी कि उल्लू झुल्लू ये नहीं थे, यानी कि आलतू फालतू ये सेनापति नहीं थे, यानी सेनापति वैसा सेनापति थे जो पूरा वर्ल्ड में, है ना, पूरा विश्व में यह नामी ग्रामी थे। ठीक है, पूरा विश्व में इनका नाम चलता था, पूरा विश्व में इनका नाम था। ठीक है, किसका, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट जी का। आगे देखिए ध्यान से, अगला जो है यह क्या किए, देखिए ध्यान से, 1700 है ना 89 ईस्वी में फ्रांस की, है ना, राजनीति में प्रवेश कर गए। आखिरकार यह नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह 1700 है ना 89
1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में क्या कर जाते हैं, तो प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ठान लिया कि हमको इसमें इसकी राजगद्दी पर हमको सम्राट बनना है तो बनना है। और ये होता क्या है, यानी कि 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट भी बन जाते हैं। कब बनते हैं, तो याद रखिएगा 18 मई 1804 ईस्वी को वो क्या बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। ठीक है, और अपना एक अलग कानून बनाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यानी कि लुई 16वां के द्वारा जो भी कानून बनाया गया था, वो जो भी कानून था वो जनता के हित में नहीं था, मगर यहाँ पर नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया कि जैसे ही वह सम्राट के रूप बन गया, क्या बन गया, तो सम्राट जैसे ही बना वो क्या किया, सारा नियम को पहले वाला हटा दिया और नया नया कानून लगाया, जिसका नाम क्या दे दिया गया था, नेपोलियन संहिता। क्या दिया बच्चे, याद रखिएगा, तो नेपोलियन संहिता नाम दिया गया। आप देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कौन कौन से नियम कानून को लगाए थे। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसके द्वारा लगाए गए नियम कानून यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए काम, है ना, नेपोलियन के द्वारा, है ना, किए गए काम, नेपोलियन ने क्या क्या काम किए, राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान क्या क्या दिए। आप देखिए जैसे नेपोलियन ने सम्राट बन जाता है, नेपोलियन सम्राट बन जाते हैं, तो उनके द्वारा जो काम किए जाते वह पहला काम क्या था, पहला काम था बच्चे, याद रखिएगा, ये पहला काम जो था कि विशेषाधिकार, जो विशेषाधिकार था उनको समाप्त कर दिया। ये बात सही है, यानी कि विशेषाधिकार के मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वोट गिराने जाता है या कोई लाइन में खड़ा है कोई सामान को लेने के लिए। बच्चे मान लीजिए कि अगर लाइन में कोई आप भी खड़े हैं, है ना, लाइन में खड़े हैं, सारा पंक्ति क्या है, लाइन में खड़े हैं, तो कोई एक बड़ा व्यक्ति आ करके इसको, है ना, ये सब लाइन तो खड़ा हुआ है, आ करके वो आगे एक बार एक लग जाता था। ठीक है, किसके मतलब राजा में, तो लुई 16वां के राजा में। ठीक है, जब लुई 16वां राजा था तो उसके समय में ये कोई व्यक्ति आगे आकर के अपना काम करके चला जाता था, मगर इन्होंने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इसने क्या किया, जो विशेष अधिकार था उस सब क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये पहला बात। ठीक है, दूसरी बात ने क्या किया, देखिए ध्यान से, दूसरी बात में क्या किया कि यातायात के साधन को सुगम कर दिया। जो यातायात का साधन था, जिसको टैक्स लगता था, पैसा लगता था, यहाँ वहाँ आने बहुत परेशानियाँ होती थी, इन सारी चीज़ों को क्या किए उन्होंने, है ना, इस सब को एक सुगम बना दिया, सरल बना दिया, बहुत ही आसान बना दिया। आपको यहाँ पर लगता होगा, है ना, कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जनता के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे, और वास्तव में जनता के लिए बहुत अच्छा काम है ये, और कर भी रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए ध्यान से, तीसरा काम क्या किए थे कि संचार व्यवस्था को सुगम और अच्छा कर दिया था। जो भी संचार व्यवस्था था उसको सुगम कर दिया और अच्छा बना दिया। ठीक है, उसके बाद आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। जिसके पास आर्थिक असमानता था, यानी कि देखिए ध्यान से, आर्थिक असमानता का मतलब यहाँ पर क्या बताया जाता है कि जो व्यक्ति, है ना, गरीब है, जो व्यक्ति क्या है, तो अमीर है, यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा कि जो व्यक्ति क्या है, गरीब है, ठीक, वो तो गरीब के गरीब ही रह जाएगा, और जो व्यक्ति क्या बच्चे, तो अमीर है, वो अमीर तो अमीर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा कि इसके पास जो भी संपत्ति है इससे ले करके किसको दे दे, हम गरीबों को दे देते। ठीक है, ताकि इसके बराबरी वो कर सके और वो भी गरीब ना रहे। यानी कि यही आर्थिक, जो अमीर और गरीब में जो असमानता था, यही असमानता को दूर करने का प्रयास किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या बताया गया है कि सामंती, देखो ध्यान से, अगला जो है बच्चे कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था कैसा व्यवस्था होता है, पहले पिछला वीडियो मैंने बताया है कि लुई 16वां जब सम्राट थे तो उस समय सामंती व्यवस्था चलता था। ये सामंती व्यवस्था क्या होता है, जैसे कि, है ना, किसान लोग क्या करते थे, अपने खेत में, है ना, जो भी अन्न जो होते हैं वो उपजाते थे, और अन्न उनको उपजा करके क्या करते थे, है ना, वो सारा का सारा जो था सामंती लोग जो होते थे वो लेकर के चले जाते थे। ठीक है, वो अपने मनमाना के अनुसार उसको जो देना हो तो जो देता था, और नहीं देना तो नहीं देता था, यानी वो सामंती व्यवस्था लगा हुआ था। मगर ये सामंती व्यवस्था को हटा दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। कहा कि माना मजा, मतलब मेहनत कर रहा है किसान, है ना, मतलब यहाँ पे मेहनत कर रहा है किसान लोग, और इसका फायदा कोई दूसरा उठाएगा, ऐसा वो सोचा, और ये सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद देखिए ध्यान से, कहा गया कि सभी नागरिकों को, है ना, फिर क्या क्या गया बताइए, कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया गया। यानी कि जो भी नागरिक है, या वो बड़ा हो या छोटा हो, या अमीर हो या गरीब हो, या कोई भी हो, है ना,
यानी कि कोई भी हो, एनी बॉडी, ठीक है, कोई भी हो, उसके लिए क्या किया गया, एक क्या किया, कानून बनाया गया कि सबके लिए अधिकार जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, एक समान अधिकार नागरिकों को दिया गया। उसके बाद शिक्षा में सुधार किया गया सबसे पहले, है ना, आप देखिए ध्यान से, है ना, सबसे पहले शिक्षा में सुधार दिया जाना चाहिए था, मगर उस समय नहीं दिया गया। लुई सोलावा ने क्या किया था, शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था। क्या, क्यों नहीं दिया था, है ना, याद रखिए बच्चे, लुई सोलावा चाहता था कि अगर सबको हम शिक्षा दे देंगे, सबको पढ़ा उठा देंगे, तो एक दिन वो पढ़ लिख करके एक दिन हम पर ही चढ़ जाएगा और हमको यहाँ क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है। वो चाहता था कि कोई तेज ना बने, है ना, यहाँ का पब्लिक तेज बन जाएगा तो फिर हम उस पर अपना हक नहीं जमा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो है लुई सोलावा जो उसमें शिक्षा नहीं दिया, मगर यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, शिक्षा, है ना, शिक्षा में क्या किया, काफ़ी सुधार लाया। क्या किया, तो काफ़ी सुधार लाया। तो इस तरीके से था, ये नियम कानून को बदल दिया कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इस ऐसे नियम कानून को चेंज किया। आगे देखिए ध्यान से, है ना, क्या क्या काम कर रहे हैं। अगला है कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो याद रखिएगा, राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित सहायक तत्व थे। कौन कौन तत्व थे, वो एक एक करके ध्यान से हम लोग देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, पहला जो यहाँ बताया गया बच्चे, वो है कुलीन वर्ग। क्या थे, तो कुलीन वर्ग। जो कुलीन वर्ग थे, जो सामंत या सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी, है ना, होना, ये सब जितने भी थे ये राष्ट्रवाद के थे। उसके बाद मध्यम वर्ग का क्या हो गया, उदय हो गया। मध्यम वर्ग किसे कहते बच्चे, याद रखिएगा, वैसा वर्ग जिसमें लोग, है ना, पढ़े लिखे होते थे। क्या होते थे बच्चे, याद रखिएगा, तो जिसमें लोग पढ़े लिखे होते थे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं बच्चे, तो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। और उस समय मध्यम वर्ग का उदय उतना नहीं था, और इस समय मध्यम वर्ग का उदय क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था कि यहाँ किसी भी तरीके से जो भी काम होगा वह जनता के हित के लिए होगा। किसके हित के लिए बच्चे होगा, तो जनता के हित के लिए होगा, या किसी तरीके से क्यों ना उसको समझाया जाए। पर उस समय जनता उतना समझता नहीं था। तो यहाँ पर एक दिमाग लगाया, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने दिमाग क्या लगाया कि हम उन लोगों को क्या करेंगे, नुक्कड़ करके, है ना, नुक्कड़ करके, नाटक करके, खेला करके, ड्रामा करके, यानी किसी भी तरीके से हम लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे। क्या करेंगे, तो हम लोग जागरूक करेंगे, यानी किसी भी तरीके से लोगों को हम क्या करेंगे, जागरूक करने का प्रयास करेंगे, जिससे, है ना, वह इसे सीख सके कि, है ना, यह एक अच्छा चीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है, यह आपके हित के लिए है। यह जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा, और इसी को जो नुक्कड़ के, नाटक, खेल, ड्रामा करके हम किसी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं ना, उसी को बोलते हैं बच्चे रूमानीवाद। क्या बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो रूमानीवाद। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि रूमानीवाद क्या होता है, तो रूमानीवाद एक ऐसा, मतलब जो जागरूक करने का तरीका होता है बच्चे, जो नुक्कड़ हो गया, नाटक हो गया, ड्रामा हो गया, किसी भी तरीके से हम लोगों के साथ प्रस्तुत करके हम सिखा देते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा, उसको बोलते हैं रूमानी बात कहते हैं। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या है कि उदारवादी। देखिए ध्यान से, अगला कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। मैं यहाँ प्रयास करता हूँ बच्चे कि आप कहानी भी सीख जाए, इसका पूरा चैप्टर का बात भी आपके दिमाग में एडजस्ट होता है, और धीरे धीरे इससे आपका जो क्वेश्चन बनने वाला है वो भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होते चले जाए, ठीक है, सब साथ में होते जाए तो अच्छा रहेगा। अगर देखिए ध्यान से, उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते, तो उदारवादी एक जो है अलग विचारधारा के लोग थे, यानी उदारवादी जो है एक अलग विचारधारा के लोग थे, जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। जो भी आर्थिक समानता जो होता है बच्चे, उस पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्र के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। यानी कि उदारवादी एक ऐसा लोग थे जो गरीबों को, देखिए ध्यान से बच्चे, जो गरीबों को आगे बढ़ाने का प्रयास किए, क्योंकि गरीब हमेशा पीछे ही रह जाएंगे ना, तो उसको हमेशा अगर बल नहीं दिया जाए, उस पर जोर नहीं दिया जाए, उसको समझाया नहीं जाए, तो फिर वो आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यानी कि वही उदारवादी राष्ट्रवाद कहलाता है, जो लोगों को, गरीबों को एक समानता आर्थिक दिया गया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इसका आंसर यही होंगे बच्चे। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है, अगला बच्चे ध्यान रखिएगा कि उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत है। अब देखिएगा ये क्या मतलब बता रहा है, कहता है कि ये सामंतीवाद चर्च के खिलाफ थे। यानी कि उदारवादी जो थे राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत, ये सामंती जो लोग थे, पादरी जो लोग थे, चर्च के क्या थे, सब सब के सब खिलाफ थे, ठीक है। अब सामंती लोग कैसा था, बहुत बेकार थे, ठीक है ना, किसानों को बहुत शोषण किया, है ना, कौन, तो सामंती लोग। अगला कि समाज में आर्थिक
समानता लाना चाहते थे, यानी समाज में जो थे वो आर्थिक समानता लाना चाहते थे। मतलब समाज में आर्थिक समानता का मतलब ये होता है बच्चे कि सबको एक तरह का मतलब बनाना, ना कोई अमीर रहेगा और ना कोई गरीब रहेगा, मतलब एक समान से बनाने का प्रयास करते थे। अगला, निजी संपत्ति पर सुरक्षा बल दिया गया। जो निजी संपत्ति होता है, जो अपना संपत्ति होता है, उस पर अपना बल दिया गया था। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिएगा कि है ना आर्थिक उदारवाद क्या होता है। तो आर्थिक समानता पर बल दिया गया, है ना मुक्त व्यापार। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि आर्थिक समानता पर बल दिया गया। जो भी आर्थिक समानता था, है ना, किस तरीके से लोगों को एक समान बनाया जाए, किस तरह से लोगों को ना ऊंच देखे कोई ना कोई गरीब, नहीं ऊंच नीच ना देखे, इस समानता पर काफी बल दिया गया। उसके बाद मुक्त व्यापार, है ना, क्या किया गया, तो एक मुक्त व्यापार। अच्छा, ये मुक्त व्यापार को हम समझते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर जो है ना, ये मुक्त व्यापार जो बोला गया, जैसे कि यहाँ पर मतलब बहुत सारा इसमें जो है, मान लें कि ये आपका फ्रांस है, क्या बच्चे याद रखेगा, तो यह है फ्रांस है, ठीक है। अब फ्रांस में बहुत छोटे छोटे मतलब राज्य थे, छोटे छोटे अलग अलग मतलब क्या थे, राज्य हुआ करते थे। तो मुक्त व्यापार तो हो नहीं पाता, तो यहाँ पर मतलब उसको समझाया गया, राजा को समझाया गया कि क्यों नहीं हम लोग एक संस्था को बनाते हैं, जिसमें आप लोग क्यों मतलब आप जो है एक भिखारी की तरह, आप राजा है, सम्राट है, आप भिखारी की तरह सबसे क्या कीजिएगा, है ना, पैसा मांगने जाइएगा, टैक्स मांगने जाइएगा, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्यों ना वहाँ पर एक संस्था को बनाया जाए, और उस संस्था पर सभी को, है ना, बुला करके एक नियम बनाया जाए, और वहाँ पर सबको बुला कर क्या किया जाए, वहीं पर सबसे पैसा ले लिया जाए, जमा कर लिया जाए। तो राजा ने कहा कि हाँ बात तो सही, अच्छा बता रहा तू, ठीक है, क्यों नहीं मतलब एक संस्था को बनाया जाए, और उस संस्था पर, और वह संस्था किसके लिए होना चाहिए, व्यापारियों के लिए। किसके लिए संस्था था, तो व्यापारियों के लिए। व्यापारी लोग की संस्था बनाया जाए, और वहाँ पर क्यों नहीं सब के सब वहाँ पर टैक्स जमा कर ले, और सब एक साथ कलेक्टिंग भी कर ले, और सब एक साथ रहेंगे तो मिल मिलाप भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, तो है ना मिल मिलाप या मिलजुल कर रहेंगे सब, ठीक है, मिलजुल कर रहेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से एकता भी बढ़ेगा, और उसके साथ मेरा काम भी सुलभ हो जाएगा, और है ना जो भी आने वाला है वह सब एकता के साथ रहेंगे। ऐसा बात पर सहमत हो गया कौन, नेपोलियन बोनापार्ट ने, और ऐसा ही हुआ। वहाँ पर व्यापारियों के लिए एक संस्था खोला गया, जिसका नाम क्या था बच्चे, याद रखिएगा, उसका नाम था जोल्बेराइन। क्या था बच्चे, याद रखिएगा, तो जोल्बेराइन। आपसे कोई पूछे कि जोल्बेराइन क्या है, तो जोल्बेराइन एक संस्था है जो व्यापारियों के लिए खोला गया था। किसके लिए खोला गया था, व्यापारियों के लिए खोला गया था। इसका गठन कब हुआ बच्चे, तो याद रखिएगा 1834 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था। किसके लिए हुआ था, तो व्यापारियों के हितों के रक्षा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था, रक्षा के लिए किया गया था। आइए देख लेते हैं कि जोल्बेराइन क्या होता है। क्वेश्चन में रूप में दिया गया है कि जोल्बेराइन क्या होता है। तो जोल्बेराइन जो है एक व्यापारी है ना, व्यापारिक संस्था थी, जिसका गठन 1800 का हुआ था बच्चे, याद रखिएगा, तो 1834 में हुआ। कब हुआ था, 1834 में प्रासा ने किया था। किसने किया था, प्रासा। अब प्रासा मतलब क्या था बच्चे, याद रखिए, प्रासा का मतलब होता है बच्चे, याद रखिएगा, जर्मनी। क्या होता है बच्चे, है ना, याद रखिएगा, तो प्रासा मतलब जर्मनी, है ना, जर्मनी ने किया, है ना। इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों का रक्षा करना था, और इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक कर दिया। ये जो संस्था था ना, पूरे जर्मनी को, पूरा जो जर्मनी था यानी प्रासा, पूरा जर्मनी को क्या कर दिया था, एक कर दिया था आर्थिक रूप से। बहुत ही बढ़िया संस्था ये चला, है ना, व्यापारियों के लिए। यहाँ तक हद तक बहुत चला। आगे देखते ध्यान से बच्चे, अगला जो इसमें क्या बताया गया है कि रूढ़िवाद। क्या बच्चे, याद रखिएगा, तो रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आगे हम पढ़ेंगे कि रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना के बारे में, ठीक है बच्चे। ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पर से अब फिर से हम कहानी पर थोड़ा सा आते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ तक जो था बहुत ही बढ़िया काम चल रहा था, बहुत ही अच्छा प्रगति में था, है ना। कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा काम किया गया, सब सब बढ़िया था। मगर ध्यान दीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, थोड़ा सा लालची कर लिया। लालची मतलब वो अपने आप को जो है वह भगवान का भेजा हुआ दूत समझने लगा, कि हमको भगवान भेजे इस सब के लिए, करने के लिए। हम आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या आपका है, फ्रांस है, क्या है, तो फ्रांस है, और फ्रांस के अगल बगल में बहुत सारा क्या थे, तो राज्य थे, देश थे, अलग अलग बहुत सारे राज्य थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं फ्रांस को जब एक कर दिए, तो यहाँ पर छोटे छोटे देश उसको भी एक करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन सब छोटे छोटे देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। किस पर, तो छोटे छोटे देश पर क्या किए, कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे कब्जा करके सबको एक करने का प्रयास कर दिया, है ना, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ये कर लिया वो, ठीक है। कौन, तो
मतलब नेपोलियन बोनापार्ट ने, ठीक है। ऐसे ही कब्जा करते 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 करते, है ना, यहाँ पर था, है ना, कौन था तो याद रखिएगा, यहाँ पर था जर्मनी, है ना, क्या था तो जर्मनी, है ना। जर्मनी पर भी क्या कर दिया, ये बेहुदा यहीं पर क्या किया, इसको भी कब्जा कर लिया। अब जर्मनी जो है उतना, मतलब कहने की मतलब जर्मनी जो उतना कमजोर था नहीं, ठीक है, जर्मनी कमजोर नहीं था, है ना। मतलब ये मतलब बाहुबली से क्या किया, ये युद्ध किया। और युद्ध कहाँ किया था तो वाटरलू, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, वाटरलू के मैदान में। कहाँ तो, है ना, वाटरलू के मैदान में। वाटरलू के मैदान में फ्रांस और जर्मनी के साथ क्या होता है तो युद्ध हो जाता है। मगर इसके साथ साथ, जर्मनी के साथ साथ अकेला जर्मनी नहीं था, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन था तो, है ना, फ्रांस था। क्या था तो फ्रांस था। उसके बाद कौन था तो बच्चे याद रखिएगा, प्रासा भी था। कौन था तो प्रासा भी था। उसके बाद कौन कौन था तो ऑस्ट्रिया था। भले ऑस्ट्रिया मत बोलिएगा, ऑस्ट्रेलिया मत, ऑस्ट्रिया बच्चे, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रिया भी था, फ्रांस भी था, प्रासा भी था, और कौन था तो ऑस्ट्रिया। यानी इन सारे देश ने क्या किया, इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी इस तरीके से जो है, आप बताइए, फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अकेला है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रांस भी है, प्रासा, यानी फ्रांस का भी कुछ आदमी इसको सपोर्ट कर रहा है, प्रासा भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। इन सब मिल करके, जब इतना देश मिल करके एक से लड़ाई करेगा तो क्या कभी मतलब हारने वाला है, नहीं ना हारने वाला है। और यहाँ तक क्या होता है, जब इससे लड़ाई होता है तो वाटरलू के मैदान में क्या होता है, यह फ्रांस जो है यानी नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। यानी कि वो खुद क्या करते हैं, हार करके, है ना, वो अपने आप को उसके स्वीकार कर देते हैं। यानी कि कहाँ पर तो याद रखिएगा, वाटरलू। आपसे पूछेगा वाटरलू युद्ध क्या होता है, तो वाटरलू के मैदान में जो युद्ध हुआ था, इसलिए उसको वाटरलू का युद्ध भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है तो, है ना, बंदी बना करके, है ना, उसको ले लिया जाता है, ठीक है। और बंदी बना करके उसको एक ऐसा जगह पर लेकर जाया जाता है जहां पर चारों तरफ से क्या हो, पानी ही पानी घेरा रहता है। और उसको एक बीच में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है। और रख दिया जाता है, बहुत दिनों के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद उसकी क्या होती है तो मृत्यु भी हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, उसी बात को यहाँ पर समझते हैं। यानी कि रूढ़िवाद की पूर्ण स्थापना, यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चे, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना क्या है तो वाटरलू का युद्ध जो है ना, वाटरलू का युद्ध, है ना, 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। और नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। नेपोलियन का क्या था, यह तो अंतिम युद्ध समझा जाए, ठीक है। यानी कि वाटरलू का युद्ध था, यह नेपोलियन में क्या था बच्चे याद रखिएगा, तो यह अंतिम युद्ध था, है ना, किसका तो नेपोलियन, है ना, बोनापार्ट का। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ रूस था, ब्रिटेन था, प्लस ऑस्ट्रिया। तुरंत बताया आपको, है ना, इस देखिए कितना सारा देश था। अब बताइए, इतना सारा देश मिलकर के एक देश पर अड़ेगा तो कभी देश जीतने वाला है। इसी प्रकार से नेपोलियन क्या आ गए, या फ्रांस के जो फ्रांस था उसका स्थिति गड़बड़ हो गया और वो नेपोलियन वहां पर हार जाते हैं, है ना। और कौन कौन देश मिलकर के लड़ाई करता है तो रूस है ना, ब्रिटेन है, प्रासा है, उसके बाद कौन है, ऑस्ट्रिया है। और इस तरीके से मतलब जो देश क्या थे वो क्या किया, हराने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे नेपोलियन क्या किया, वो हार गया, नेपोलियन को हरा दिया। कौन कौन देश याद रखिएगा, रूस था, ब्रिटेन था, प्रासा था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी की सेना, ये सब जितना भी था वो सब मिल करके ना वो क्या नेपोलियन को हरा दिया। आप समझ सकते कितना ताकतवर और बाहुबली नेपोलियन था, ठीक है। उसको हरा दिया गया, जैसे ही हारा तो वो अपने आप को क्या कर दिए तो, है ना, आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, एक कैदी के रूप में, है ना, एक कैदी के रूप में उसे सेंट हेलेना नामक, याद रखिए बच्चे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर ले गया था बच्चे उसको तो सेंट हेलेना नामक एक टापू था। क्या था, टापू था। उस पर क्या कर दिया तो उसको भेज दिया गया, जहाँ 52 वर्षों की आयु में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि 52 वर्ष जब उसका एज होता है, कितने वर्ष तो 52 वर्ष उसका क्या होता है तो एज होता है, ठीक है। और उसको कहाँ लेकर जाता है बच्चे तो याद रखिए, हेलेना नामक टापू है, हेलेना। यह क्वेश्चन पूछता है बच्चे, हेलेना नामक क्या था, टापू था। और इस टापू के चारों तरफ समुद्र, तो पूरा पानी ही पानी था, पूरा पानी ही पानी था। ये कहीं भी भागकर कोई इसको कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर जो है इनको ले गया और यहाँ पर इसको इसी छोड़ दिया गया। और 52 वर्ष का इसका एज हुआ, 52 वर्ष की एज में क्या उसको इनकी आयु हुई तो 1821 में, है ना, याद रखिएगा 1821 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ भी देखिए बच्चे, यहाँ भी जो है वह क्या हो जाता है तो यहाँ भी मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जो एक हिस्सा खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे कि अहंकार किसी भी चीज़ पर नहीं करना चाहिए, है ना। रावण इतना शक्तिशाली था बच्चे, रावण इतना शक्तिशाली था, उसका भी अहंकार टूट गया, उसका भी सारा चीज़ खत्म हो गया। इसलिए अहंकार किसी भी चीज़ पर नहीं करना चाहिए, वो एक न एक दिन क्या होते सारा का सारा खत्म
खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनका भी क्या हो गया, तो खत्म हो गया। अब देखिए वियना की संधि हुई, क्या हुई थी वियना की संधि 1815 में ईस्वी में। वियना संधि की अध्यक्षता कौन किए, तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनी ने किए थे। अब अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चे इससे आगे कि इसके अलावा यानी कि नेपोलियन के बाद है ना आगे कौन आया है। तब तक के लिए इतना ही रहेगा बच्चे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जरूर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको है ना मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।